बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार अचानक से गिर गई। रिजाइन करके उन्हें अपना घर छोड़ के भागना पड़ा और अभी वहां के सीन कुछ इस तरह के हैं। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, उनके स्टैचू को तोड़ा जा रहा है। सड़कों पर लोग तालिबान के झंडे लेकर घूम रहे हैं और शेख हसीना के घर पे भी लोगों ने धावा बोल दिया है और घरों से इस तरह की चीजें चोरी हो रही हैं और लोग इसकी खुशी खुशी फोटो शेयर कर रहे हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो भारत में बैठे हैं वो कहते हैं ये तो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। इसकी भी बात आगे करेंगे, लेकिन एक एक करके शुरुआत से बात करते हैं। 1947 में जब आज़ादी मिली तो बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान था। मुजीबुर रहमान को ये बात पसंद नहीं थी तो उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू करा तो बार बार इनको जेल में डाल दिया गया। 1971 में इंदिरा गांधी की मदद से मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद करवाया। पहले भी खून दिया है और आगे भी देंगे, लेकिन इस देश को मुक्त करवा कर आएंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए इनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाने लगा। लेकिन इसके सिर्फ 4 साल बाद 1975 में मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली के 10 से ज्यादा मेंबर्स को उनके घर में ही घुस के उन्हीं की आर्मी ने कत्ल कर दिया था। शेख मुजीब ने पुलिस को फोन किया लेकिन किसी ने उनका फोन उठाया नहीं। इतने में एक दूसरा अफसर आया और उसने शेख मुजीब को गोलियों से भून डाला। उस सुबह परिवार के कुल 17 लोगों की हत्या हुई। इनकी सिर्फ 2 बेटियां बची थी जो उस दिन फॉर्चुनेटली वहां पर नहीं थी, जिसमें से एक थी शेख हसीना। मुजीबुर रहमान के बाद वहां पर बीएनपी की सरकार आती है। बीएनपी एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है जो कि काफी हद तक एंटी इंडिया स्टैंस रखती है। बीएनपी के पावर में आने के बाद शेख हसीना को भारत में एग्जाइल की पोजीशन मिलती है। काफी टाइम तक वो यहाँ पर रहती हैं, फिर वापस अपने देश चली जाती है। 91 के आसपास ये बांग्लादेश पहुंचती है तो उन्हें बहुत बड़ा वेलकम दिया जाता है क्योंकि ये मुजीबुर रहमान की बेटी थी। 96 में पहली बार इलेक्शन भी जीत जाती हैं, लेकिन अगले इलेक्शन में इनको हार का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर से इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाकर इनको अरेस्ट करने की कोशिश होती है। फिर से कंट्री छोड़कर वापस जाती हैं और कुछ सालों बाद वापस से कंट्री में आती हैं और फिर से इन्हें ग्रैंड वेलकम मिलता है। दोनों ही बार जब ये कंट्री में वापस आई तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद आता है 2009 का इलेक्शन, जिसमें शेख हसीना फुल मेजॉरिटी से अपनी सरकार बना लेती हैं और 2009 से 2024 तक लगातार 4 बार इलेक्शन जीतते हुए शेख हसीना पावर में बनी रही। जब ये पावर में रही तो इन्होंने पूरी कोशिश करी कि बीएनपी को पावर से बाहर रखा जाए। कई लोग ये भी कहते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने बीएनपी को इस तरह से साइडलाइन कर दिया था कि 2024 के इलेक्शन पूरी तरह से एक तरफा इलेक्शन थे। लेकिन बीएनपी के अलावा यहाँ पर एक और मेंबर है जिसे कहते हैं जमाते इस्लामी। 2024 के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पार्टिसिपेट करने से मना किया था। जमाते इस्लामी एकदम कट्टरपंथी विचारधारा की पार्टी है। ये शरिया लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की पूरी तरह से सपोर्टर हैं और ये साफ साफ कहते थे कि बांग्लादेश को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, हमें पाकिस्तान ही बने रहने देना चाहिए था। You know from 71 the bloody history of Bangladesh, what the Jamaat did, and they did not in fact want Bangladesh to be born at all. जैसे स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाले हैं, इसलिए इनको जरा ध्यान में रखना। अब आते हैं करंट प्रोटेस्ट के ऊपर। इसकी स्टोरी दरअसल कुछ महीनों पहले नहीं बल्कि 2018 में शुरू होती है, जब शेख हसीना ने कहा था कि जो 1971 का लिबरेशन वॉर था उसके जितने भी वेटरन्स हैं उनको हम 50% रिजर्वेशन देंगे नौकरियों के अंदर। इस बात को लेकर बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। शेख हसीना ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मुजीबुर रहमान का ये सपना था कि जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मुजीबुर रहमान ने अपनी सरकार में इसे इंप्लीमेंट भी किया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था। जब शेख हसीना 2018 में इसे वापस लाई तो स्टूडेंट ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था और इवेंचुअली शेख हसीना को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा था। फिर इन्होंने एक ऑर्डर पास करके ये कहा कि सारे के सारे रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा और कुछ 4-5% रिजर्वेशन ओवरऑल रखा गया था। फिर बात आती है इस साल के जून में, जब लोकल कोर्ट ने इस बात का डिसीजन दिया कि ये जो पूरा फैसला शेख हसीना ने लिया था इसको हटाया जाएगा और फिर से 1971 के जो इंडिपेंडेंस वाले वेटरन्स थे उनकी फैमिलीज को 50% रिजर्वेशन जॉब में दिया जाएगा। इसके अगेंस्ट एक बार फिर से स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं और ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को इस बात की रूलिंग दे दी कि वापस से इस पूरे डिसीजन को हटा दिया जाए और सिर्फ 5% रिजर्वेशन ओवरऑल रखा जाए। तो जो स्टूडेंट की डिमांड थी वो कंप्लीटली पूरी हो जाती है और उसके बाद स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट रोक देते हैं। लेकिन इसके सिर्फ कुछ ही दिनों बाद स्टूडेंट वापस से सड़कों पर उतरते हैं और इस बार डिमांड थोड़ी बदली हुई थी। वो ये कह रहे थे कि जो अभी तक 1 महीने तक का प्रोटेस्ट चला था उसमें जितने स्टूडेंट की डेथ हुई है या फिर जो लोग अरेस्ट किए गए उनको छोड़ा जाए और ये 9 पॉइंट का एजेंडा लेकर आते हैं और ये एजेंडा 4 अगस्त आते आते सिर्फ 1 पॉइंट में तब्दील हो जाता है और वो पॉइंट था कि शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी और इसी वजह से 4 अगस्त का दिन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस दिन का इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट बहुत जल्दी वॉयलेंट हो जाता है और पूरे
4 अगस्त के दिन पूरे बांग्लादेश में भयंकर वायलेंस होती है और इस वायलेंस का नतीजा होता है कि फिर से कई सारे लोगों की जान जाती है और 5 अगस्त का दिन आ जाता है। 5 अगस्त के दिन ढाका में शेख हसीना के घर की तरफ एक बहुत बड़ी मॉब मूव करने लगती है। आर्मी कहती है कि हम इस मॉब को नहीं रोक सकते हैं और इसी आर्मी में जो जनरल बैठे हुए थे, कहते हैं वो शेख हसीना को काफ़ी फेवर करते हैं, उन्होंने शेख हसीना को टाइम दिया कि अब आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। शेख हसीना एक हेलीकॉप्टर में बैठी और उसके बाद फिर एक जहाज में बैठकर भारत में लैंड कर गई, हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद के अंदर, और कहते हैं कि शायद वो यहाँ से आगे लंदन जाएंगी या फिर और किसी देश में, और फिलहाल के लिए वो भी भारत में ही कुछ दिनों तक स्टे करने वाली हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, लेकिन अगर ये सिर्फ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता तो 21 जुलाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग देकर रिजर्वेशन को हटा दिया तो ये प्रोटेस्ट वहीं पर खत्म हो जाता। इस तरह के रिजर्वेशन के कितने प्रोटेस्ट आप भारत के अंदर भी देखते हो, लेकिन ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर 2 और लेवल इन्वॉल्व थे, जिसमें पहला लेवल था जमाते इस्लामी के लोग। जमाते इस्लामी के वो लोग हैं जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो शुरू से नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश एग्जिस्ट भी करे। वो मुजीबुर रहमान को भी पूरी तरह से हेट करते हैं और इन्हें 2024 के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया गया था। उन्हें लगता था कि ये बहुत अच्छा मौका है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में वो पूरी तरह से इस सरकार को घेर सकते हैं, गिरा सकते हैं और शायद जैसा मुजीबुर रहमान के साथ उनकी आर्मी ने 1975 में किया वैसा करने की भी कोशिश कर सकते हैं। यानी शेख हसीना के ऊपर एक असैसिनेशन का अटेम्प्ट भी प्लान किया जा सकता है। इसमें दूसरा पार्ट इन्वॉल्व था CIA का। इसी साल 7 जनवरी को बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए थे और इस इलेक्शन के टाइम पर अमेरिका ने अपने लोग भेजे थे BNP से मिलने के लिए, जो कि चीफ ऑपोजिशन पार्टी है। वैसे तो ये भी बड़ा अजीब सा लगता है कि किसी दूसरे देश के इलेक्शन में आप ऑपोजिशन की पार्टी से अपने बंदे मिलने क्यों भेज रहे हो, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ BNP से मीटिंग नहीं करी थी, इन्होंने जमात के लोगों से भी मीटिंग करी थी। American diplomats have been talking not just to the opposition but to Jamaat. To talk to BNP is one thing, to talk to the Jamaat is quite another. There are sanctions against army generals, constant pressure on the Hasina administration. So, I mean, the US hand has been there overtly and covertly for a long time. एक ऐसा आउटफिट जो हद से ज्यादा फंडामेंटलिस्ट है, जिसे सुप्रीम कोर्ट बैन कर चुका है, उसके साथ US के लोगों की मीटिंग हो रही है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए शेख हसीना ने भी कहा था कि US चाहता है कि म्यांमार, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नया क्रिश्चियन कंट्री बनाया जाए और US ये भी चाहता है कि यहाँ पर एक उसे नेवल बेस दिया जाए। And she had said that that particular white Christian country is trying to carve out an independent country out of some parts of India, Bangladesh and Myanmar. और ये दोनों ही क्लेम उस टाइम पर बहुत शॉकिंग लग रहे थे, लेकिन जैसा उसके बाद पिछले कुछ महीनों में हुआ है, उसके बाद लगता है कि कहीं ना कहीं इन क्लेम्स में काफी हद तक सच्चाई भी थी। इसके अलावा अगर आप बांग्लादेश को ध्यान से देखें तो भारत के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन रहे, लेकिन उसके साथ इन्होंने चाइना के साथ भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। कहते हैं शेख हसीना की कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जो प्रो इंडिया थे और काफी सारे मिनिस्टर ऐसे भी थे जो प्रो चाइना थे, और ये बात देखकर शायद US को ऐसा लग रहा था कि वो बांग्लादेश पर उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जितना कंट्रोल उसे करना चाहिए। US चाहता है कि वो चाइना को तो कॉर्नर करे ही, भारत को भी इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट फील ना करने दे, और कहीं ना कहीं इसी वजह से बांग्लादेश के अंदर इतना ज्यादा उसने इंटरफेयर किया था। वैसे शेख हसीना की जो बात थी कि म्यांमार, भारत और बांग्लादेश के बीच में US एक नई कंट्री बनाना चाहता है जो कि क्रिश्चियन कंट्री होगी, अगर आप ध्यान से देखो म्यांमार में भी सरकार गिर चुकी है, बांग्लादेश में भी गिर चुकी है, और इन सब के आसपास जो एक स्टेट पड़ता है मणिपुर, वहां पर भी एक हाई कोर्ट में रिजर्वेशन की रूलिंग के बाद ही बहुत बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। अब लोग ये भी कहने लगे कि उन प्रोटेस्ट में भी CIA का हाथ था, क्योंकि वही टेक्स्ट बुक प्ले हो रही है जो बांग्लादेश में कोर्ट की तरफ से एक रिजर्वेशन की रूलिंग निकल के आने के बाद प्ले हुई है। तो दोनों ही जगह कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जो कि रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद एक भयंकर प्रोटेस्ट हुआ जिसमें खूब सारी वायलेंस हुई। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना ने भारत और चाइना के साथ बैलेंस तो बढ़िया बनाया था, लेकिन अभी जब वो चाइना विजिट करने को गई थी तो उन्हें अपनी चाइना की विजिट कट शॉर्ट करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें वहां पर वो वेलकम नहीं मिला जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी। इनफैक्ट उन्होंने भारत से पहले चाइना में जाना प्रेफर करा था अपने इलेक्शन जीतने के बाद में, लेकिन फिर वो विजिट कट शॉर्ट करके भारत लौट आती हैं। कई लोग कहते हैं कि बांग्लादेश का प्रोटेस्ट तो सिर्फ स्टूडेंट लीड कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स वहां पर सिर्फ फेस थे, लेकिन उसके पीछे एक शरिया लॉ इंप्लीमेंट करने वाले कोर फंडामेंटलिस्ट जमात वाले के लोग भी थे और CIA की तरफ से इनको बैकिंग भी थी। अगर ऐसा ना होता तो आप ध्यान से देखो, जब ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो मुजीबुर रहमान की मूर्तियां क्यों तोड़ी जा रही हैं। मुजीबुर रहमान ने तो बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी, इनको तो फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। सिर्फ जमात ही एक ऐसी आउटफिट है जो बांग्लादेश की फ्रीडम का विरोध करती थी, और उसी विरोध को इन मूर्तियों के तोड़ने के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा शेख हसीना के निकलने के जस्ट बाद तालिबान का झंडा लेकर लोग वहां पर लहरा रहे हैं। साफ समझ में आ रहा है कि कोर फंडामेंटलिस्ट लोग इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, जो सड़कों पर उतरकर अब क्लियरली अपना पावर दिखा रहे हैं। कहते हैं वहां पर आर्मी अब एक इंटरिम गवर्नमेंट भी फॉर्म करने वाली है। अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि किस तरह के लोग ये सरकार चलाने वाले हैं। बाकी जब शेख हसीना के घर को लूटा गया तो लोग इस तरह की चीजें लेकर उसके साथ अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। आप इनकी मेंटालिटी को क्लियरली समझ सकते हो। कौन बेवकूफ होगा जो कह देगा कि ये सारे स्टूडेंट हैं जो पावर पर अपना क्लेम कर रहे हैं और अपनी फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी को सबके सामने रख रहे हैं। I'll tell you that there is in Dhaka and outside
a lot of private universities are actually fronts for Jamaat. Jamaat has infiltrated the system not just in Bangladesh but even outside. Their men and women are in international NGOs. They are in big news outlets. They have influencers. They have influencers in Bangladesh, outside Bangladesh, who help whip up sentiment against Hasina. See how fast it became. Absolutely. First, from asking for quota reforms, then a 9-point demand they had put out to a single demand, which is Hasina should step down. Yeah. So to say that it was a spontaneous student protest which suddenly led to people storming into Gana Bhavan and Hasina having to flee overnight, I don't think it's that simple. और ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है अल जजीरा के जर्नलिस्ट को फॉलो करना, क्योंकि ये जर्नलिस्ट को देखो, ये साफ साफ वो सारी बातें कह दे रहा है जो जनरली लोग छिपा के रखते हैं और चुपके से जिनकी बातें करते हैं। इसे साफ समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स का सिर्फ नाम यूज़ किया गया था, उसके पीछे जो लोग थे और जो उनका मकसद था वो एक ही दिन के अंदर सबके सामने आ गया है। इनके सारे कपड़े उतर चुके हैं और पूरी दुनिया इनका नंगा नाच देख रही है। लेकिन भारत में बैठे कुछ इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर्स अभी भी आपको बताएंगे कि अरे ये तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, हम तो इनके साथ खड़े हैं। भैया पीछे से टूल किट आ गई होगी, उन्होंने स्क्रिप्ट बना के दे दी होगी, तो उस पर वीडियो बनाए जा रहे हैं 30-30 मिनट के, ताकि लोगों का ब्रेन वॉश कर सके। ये लोग किस लेवल पे आपका ब्रेन वॉश करते हैं एक बार रुक के ये भी समझ लो। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट था किस बात को लेकर कि रिजर्वेशन के कोटे को कम किया जाए। जो लोग आज बांग्लादेश के इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं भारत में, तो वो कहते हैं कि रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाना चाहिए, और ये दोनों ही बातों में आपको कन्विंस कर देते हैं। किस तरह का लॉजिक यूज कर रहे हो आप लोग कि आप इनकी बातों में आ जाते हो। अभी कुछ सालों पहले तक देखो, बांग्लादेश को कहा जाता था कि इनकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इनकी लीडर तो बहुत अच्छी है, पीएम मोदी को इनसे सीखना चाहिए। आज उसी लीडर को इन्होंने डिक्टेटर बोलना शुरू कर दिया है, और आप वो भी मान गए हो, क्योंकि तब शायद वेस्टर्न पावर्स को इतना बुरा नहीं लग रहा था बांग्लादेश की ग्रोथ देखते हुए, बल्कि उस ग्रोथ को वो हाईलाइट कर करके भारत को इंफीरियर फील कराना चाहते थे। तो तब ये सारा नैरेटिव चल रहा था और यही यूट्यूबर उस पर 30-30 मिनट की वीडियो बना रहे थे। आज जब वेस्टर्न कंट्रीज का नैरेटिव चेंज हो गया है, तो इन यूट्यूबर्स का भी नैरेटिव चेंज हो गया और आप उसमें भी फुली अग्री कर जा रहे हो। अरे कभी तो दिमाग लगा के सोचा करो कि लार्जर नैरेटिव क्या चल रहा है और उसके पीछे क्या क्या चीजें हो रही हैं। और सबसे लास्ट में अगर देखो तो हम आप तो भारत में बैठे हैं, तो हमें किसी भी ग्लोबल इवेंट को भारत के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि हमारे ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, जो वहां पर फंडामेंटलिस्ट पावर में आते हुए दिख रहे हैं, उसका भारत पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। भाई जमात तो क्लियरली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वो तो बांग्लादेश की फ्रीडम को भी सपोर्ट नहीं करता था। वही फ्रीडम जो भारत के सपोर्ट से मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को दिलवाई थी। जब वो मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को गिरा दे रहे हैं, तो ये भारत से कितनी ज्यादा नफरत करेंगे। अगर ये लोग वहां पर पावर को कंट्रोल करते हैं, तो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते इतने अच्छे हुए थे, खासकर शेख हसीना के वहां पर पावर में रहते हुए, वो रिश्ते तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और अब चाइना और यूएसए मिलकर बांग्लादेश को अपना प्लेइंग ग्राउंड बना देंगे। यूएसए वाले वहां पे शायद अपना नेवल बेस बना लें, किसी एक ऐसी सरकार को बिठा दें जो उनकी पपेट की तरह ऑपरेट करे, और उसके बाद वो इस पूरे रीजन को अलग तरह से ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। वैसे भी अगर आप ध्यान से देखो, भारत के आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, उसमें किस लेवल पे चीजें चल रही हैं। लास्ट अगस्त की बात है, श्रीलंका में बिल्कुल इसी तरह का रिजीम चेंज हुआ था। उससे 2 साल पहले म्यांमार के अंदर आप देख लो, बिल्कुल वैसे ही आर्मी का रूल आया था। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पूरी तरह से कंट्रोल करके बैठा है। पाकिस्तान में हर रोज रिजीम चेंज होता रहता है। नेपाल के अंदर आप देखो तो कभी ओली की सरकार बनती है, कभी दूसरे वाले की, वो भी कभी प्रो चाइना की बातें करने लगते हैं। तो भारत के आसपास इस तरह का माहौल बनना भारत के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। तो जितने भी लोग भारत में बैठ के इस चीज को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, आप उनके रियल इंटेंशन को एक बार ध्यान से देखना जरूर। और फिर बांग्लादेश में इस तरह के फंडामेंटलिस्ट का आ जाना वहां के हिंदुओं के लिए कितना खतरनाक बात है। हिंदूज वहां पर ऑलरेडी माइनॉरिटी में है। मुजीबुर रहमान के टाइम पर भी हिंदूज के साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ था, और अब उनके साथ जो होने वाला है वो शायद हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच के जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा पोरस हैं। ऑलरेडी वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स का जो इन्फ्लक्स है वो बहुत हाई अमाउंट में आता रहता है, और इस तरह की वहां पे कंडीशन के बाद बॉर्डर पे जो इलीगल इमिग्रेशन की क्राइसिस शुरू होने वाली है, ये आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश में जो कुछ भी आज हुआ है वो हर एक लहजे से भारत के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज है, और एक भी भारतीय अगर इसे सेलिब्रेट कर रहा है किसी भी पर्सपेक्टिव से, तो या तो वो पूरी तरह से मूर्ख है, या फिर किसी के इशारों पे काम करते हुए आपको मूर्ख बनाना चाहता है। अब ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये लोग स्टूपिड हैं या प्योर इविल। जय हिंद, वंदे मातरम।